नाउ अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे अगर वाइंडिंग अप एनसीएलटी करता है, तो क्या क्या परिणाम होंगे फॉर अगर वाइंडिंग अप एनसीएलटी करता है। सबसे पहले तो एनसीएलटी को एक आरओसी को मम्मी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे मैं वाइंडिंग अप कर रहा हूँ, मेरे को वाइंडिंग अप का नोटिस मैंने भेजा है कंपनी को। एनसीएलटी को दो जनों को इंटीमेट करना होगा, एक तो मम्मी को इंटीमेट करना होगा और सेकेंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को इंटीमेट करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही वो वाइंडिंग अप का नोटिस कंपनी को दे देता है, उसके 7 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी को आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर दोनों को इंटीमेट करना पड़ेगा। सेकेंड इज कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी मम्मी को फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही वाइंडिंग अप हो जाता है तो कंपनी को वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर है ये आरओसी को देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। ओके और जो ये पॉइंट नंबर 3 बिलो वाला मतलब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में जो पॉइंट लिखा है वही सेम कॉन्सिक्वेंस होगा अगर एनसीएलटी से वाइंडिंग अप होता है। मतलब अगर नोटिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी, अब चाहे वाइंडिंग अप एनसीएलटी के थ्रू हो रहा है चाहे वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो रहा है, दोनों ही केसेस में दोनों ही सिचुएशंस में एम्प्लॉयर्स और ऑफिसर्स जो भी कंपनी के एम्प्लॉयर्स हैं जो भी ऑफिसर्स हैं उनके पास कंपनसेशन का राइट है। अभी कंपनसेशन का राइट क्यों है? क्योंकि सपोज एक एम्प्लॉय का पीरियड था 5 ईयर्स, उसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था कि तुम कम से कम 5 साल कंपनी में काम करोगे, लेकिन आपने कंपनी वाइंडिंग अप कर दी 3 ईयर्स के विद इन। तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर के तो 2 साल अभी रहते हैं हम, तो उस सिचुएशन में वो क्या ले सकता है? कंपनसेशन मांग सकता है। इसके बाद है स्टे ऑफ एक्शन। अगर 332 में बेसिकली हम कंपनीज एक्ट में एक एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं कंपनी को कि भाई तुम एज अ स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं कि नहीं इस कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सपोज कंपनी के इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है, तो एज ए स्टे ऑर्डर भी के लिए एप्लीकेशन भी मेक की जा सकती है। लेकिन फाइनल डिसीजन ट्रिब्यूनल का ही रहेगा कि उसे स्टे लगाना है नहीं लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट है सबमिट ऑडिटेड बुक्स एंड अकाउंट्स टू एनसीएलटी। हमें जो भी बुक्स हैं जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं कंपनी को ये एनसीएलटी को सबमिट करने पड़ेंगे। सिक्स्थ इज ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी लिक्विडेटर। पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है कंपनी को, अब वो जैसे ही वाइंडिंग अप शुरू हो जाएगी वो क्या बन जाएगा? लिक्विडेटर बन जाएगा। ऑफिशियल लिक्विडेटर से लिक्विडेटर बन जाएगा कंपनी का। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी? सबसे पहला तो ये है कि एनसीएलटी को मम्मी को और साथ ही साथ ऑफिशियल लिक्विडेटर को बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर जैसे ही वाइंडिंग अप वो शुरू कर रहा है। कंपनी को वाइंडिंग अप का ऑर्डर मम्मी को देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट है जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनके पास राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। और एक स्टे ऑफ एक्शन की हम एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 322। और कंपनी को ऑडिटेड बुक्स और अकाउंट्स एनसीएलटी को सबमिट करने पड़ेंगे। और जो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा वो लिक्विडेटर हमारा बन जाएगा वाइंडिंग अप होते ही, वाइंडिंग अप जैसे ही ऑर्डर पास हो गया वाइंडिंग अप का। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अब वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? सबसे पहला तो यही है कि कंपनी का जो स्टेटस है, जैसे ही जो भी कॉर्पोरेट पावर है या जो भी कंपनी का स्टेटस है वो कंपनी का कॉन्टिन्यू रहेगा अंटिल डिसॉल्वमेंट। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन एंड वाइंडिंग अप। यहाँ पर पहला पॉइंट था वाइंडिंग अप प्रीसीड्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से पहले वाइंडिंग अप हो चुका, अभी डिसोल्यूशन नहीं हुआ, तो कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो चलता ही रहता है। तो सिमिलर चीज यहीं पर बताई गई है, सेम टू सेम। सेकेंड इज बोर्ड पावर टू सीज ऑन लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट। बोर्ड जो है इवन वो बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो कह सकता है कि ये लिक्विडेटर जो आपने अपॉइंट किया गलत है, वो रोक सकता है उस लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट को। थर्ड इज नोटिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लिक्विडेटर एंड एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी। ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के पास राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली स्टे ऑफ एक्शन का हम एप्लीकेशन मेक कर सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 322। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो भी कंपनी के जो भी एसेट्स हैं वो सबसे पहले किसके लिए यूज की जाएगी? कंपनी की जो भी एसेट्स हैं वो सबसे पहले प्रेफरेंशियल पेमेंट्स को मेक करने के लिए की जाएगी। जैसे आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की डेफिनेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए या फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन यही कहती है दीज आर दोज शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स होता है, दो
चीज के रिस्पेक्ट में, एक तो इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो दे हैव द प्रेफरेंशियल राइट ना कि उनकी कैपिटल रीपे होगी वाइंडिंग अप के समय। तो जो भी एसेट्स होंगी सबसे पहले हम दी जाएगी इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेफरेंशियल पेमेंट, और उसके बाद बाकी सारी लाइबिलिटीज को पारी पसु मतलब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में पे किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नोटिफिकेशन ऑफ लिक्विडेटर। जो भी नोटिस है या जो भी ऑर्डर जो कंपनी को लगता है, अगर कोई भी ऐसा सपोज कोई भी एक नोटिस है कंपनी का या कोई भी ऑर्डर है, कंपनी के पास कोई भी कागज है और वहां पर कंपनी का नाम ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, तो जैसे ही वाइंडिंग अप होगा तो कंपनी को स्टेटमेंट एक उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि कंपनी इज वाउंड अप, कंपनी बंद हो चुकी है। ये स्टेटमेंट कंपनी को डालनी पड़ेगी जैसे ही वाइंडिंग अप हो जाएगा। इसके बाद वॉलेंट्री वाइंडिंग अप दो तरीका का होता है। सबसे पहला मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, सेकंड इज क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अब मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है? मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कब कब पॉसिबल होता है? जब कंपनी सॉल्वेंट होती है। बेसिकली मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप तभी होता है अगर कंपनी मेरी सॉल्वेंट है और डेट्स पे करने लायक है। क्रेडिटर्स के डेट अगर पे कर पा रही है कंपनी और कंपनी सॉल्वेंट है, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हुई है। वाइंडिंग अप तब भी हो सकता है अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई हो नहीं हुई हो, वाइंडिंग अप का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप दो प्रकार का होता है। सबसे पहला मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप और सेकंड इज क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप तब होगा अगर कंपनी मेरी सॉल्वेंट है और अपनी डेट्स पे कर पाएगी। क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप तब होगा अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है और कंपनी क्रेडिटर्स को उसके रुपए पे नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्रेडिटर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होगा। मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप इज पॉसिबल व्हेन कंपनी इज सॉल्वेंट एंड एबल टू पे इट्स डेट। अब इस सिचुएशन में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सबसे पहले जो कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं वो मम्मी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करेंगे कि सबसे पहले मम्मी को ये भी तो बताना पड़ेगा कि भाई हम सॉल्वेंट हैं, तभी तो हम मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कर रहे हैं। तो इस केस में जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैं उन्हें मम्मी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ेगा। सेकेंड इज उसके बाद जो भी OR लगता है, SR लगता है, एज पर द आर्टिकल्स प्रोविजन, जो भी आर्टिकल्स में बताया गया उसके अकॉर्डिंगली हम OR या फिर SR ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे। अब इसके प्रोविजंस क्या क्या है? सबसे पहले अब अगर मेरे को मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना है तो उस केस में सबसे पहले मेरे को लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर इज द फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद अब जैसे मैंने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, उस लिक्विडेटर को अपॉइंट करने की बात मेरे को मम्मी को बतानी पड़ती है। मेरे को नोटिस लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट का ROC को देना पड़ता है। थर्ड थिंग इज बोर्ड की पावर है। बोर्ड के पास मैंने ऊपर बताया था कॉन्सिक्वेंसेज में कि ये वाला पॉइंट, कि ये सेकंड वाला पॉइंट कॉन्सिक्वेंसेज में बोर्ड पावर टू सीज ऑन लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट, तो वही यहाँ पर ये चीज दे रखी है। बोर्ड के पास पावर है कि वो लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट को रोक भी सकती है। इसके बाद अब जैसे आपने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, अब उसके क्या क्या पावर्स और उसकी क्या क्या ड्यूटीज आ जाती हैं। सबसे पहले तो उस कंपनी लिक्विडेटर को जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको रुपए मिलने हैं, उनको सबसे पहले सेटल करना पड़ेगा, उनको रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद मेंटेन करना पड़ेगा रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ये लिक्विडेटर मेंटेन कर रहा है उसको इंस्पेक्ट कौन कौन कर सकता है? उस बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है मेंबर्स, क्रेडिटर्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तीनों ही इंस्पेक्ट कर सकता है, चाहे मेंबर्स इंस्पेक्ट करें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करे या फिर क्रेडिटर्स इंस्पेक्ट करें। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। इसके बाद एक कमेटी बनेगी। ये कमेटी कब बनती है? अगर कोई भी कंपनी में सपोज कोई भी क्रेडिटर है ही नहीं, तो उस केस में कमेटी बनाई जाती है ताकि वो देख सके, एग्जामिनेशन कर सके कि काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा, या लेकिन कमेटी बनाना नेसेसरी नहीं है इन मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी लिक्विडेटर टू सबमिट रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वाइंडिंग अप। अब जैसे जैसे लिक्विडेशन हो रहा है वैसे वैसे कंपनी के लिक्विडेटर को बताना पड़ेगा कितना वाइंडिंग अप हो चुका है, कितना बाकी है, ये सब कुछ कंपनी के लिक्विडेटर को बताना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के लिक्विडेटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, अब कंपनी लिक्विडेटर एक ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट थमाएगा कि आप भाई ट्रिब्यूनल तुम देखो कि ठीक से हो रहा है लिक्विडेशन नहीं हो रहा, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए वो एक रिपोर्ट थमा देगा। और लास्ट में
सारे बैठेंगे, कंपनी एनसीएलटी, लिक्विडेटर, ये सब सारे मेंबर्स जो भी हैं सारे लोग बैठेंगे, फाइनल मीटिंग होगी और डिसोल्यूशन हो जाएगा कंपनी का। सो दिस इज द प्रोसीजर, दीज आर द प्रोविजंस ऑफ मेंबर्स वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ये बार दोबारा देख लेते हैं, मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कब पॉसिबल है? जब कंपनी सॉल्वेंट हो तभी पॉसिबल है और कंपनी अपनी डेट्स पे कर पा रही है। इस केस में कंपनी को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को, आरओसी को, मम्मी को फाइल करना पड़ता है और एसआर या ओआर आपको पास करना पड़ेगा। और इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? सबसे पहला तो आपको एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर आपने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, ये चीज़ आपको मम्मी को बतानी पड़ेगी, फिर बोर्ड रोक भी सकते हैं इस लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट को, फिर लिक्विडेटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पावर्स या ड्यूटीज़ हैं वो कॉन्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट को सेटल करेगा, रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपने मेंबर्स, क्रेडिटर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर इसके बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, अगर कोई भी क्रेडिटर्स नहीं है तो एक कमेटी बनाई जाएगी। फिर कंपनी का लिक्विडेटर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि कितना लिक्विडेशन का प्रोसेस, कितना वाइंडिंग अप का प्रोसेस हो चुका है, और ये कंपनी की जो लिक्विडेटर की जो रिपोर्ट होगी वो ट्रिब्यूनल को देगा एग्जामिनेशन के लिए, ये जो ऊपर रिपोर्ट बनाई है, और लास्ट में फाइनल मीटिंग होगी और डिसोल्यूशन हो जाएगा।